नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के नाशिक क्षेत्र से जुड़ी कुछ बहुत ही असाधारण, थोड़ी रहस्यमयी और यकीनन चौंकाने वाली कहानियों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। ये हमें एक YouTube पॉडकास्ट भंकस पॉडकास्ट से की ट्रांसक्रिप्ट से मिली है, जहां प्रज्वल नाम के एक मेहमान ने अपनी दादी और उनके गांव से जुड़े कुछ ऐसे अनुभव साझा किए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन कहानियों के जरिए उन मान्यताओं, प्रथाओं और अनुभवों की परतें खोलना है जो काले जादू, आत्माओं और ग्रामीण भारत में गहराई तक बैठे हुए अलौकिक विश्वासों से जुड़ी हैं। सही बात है। ये सिर्फ सुनने में रोमांचक या डरावनी नहीं है, बल्कि ये उस खास सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने की तरफ भी इशारा करती हैं जिसमें ये मान्यताएं पनपती हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा कि मूल स्रोत में भी बताया गया, कि ये कहानियां मुख्यतः मनोरंजन और अनुभव साझा करने के लिए हैं। कुछ वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो सकती हैं, कुछ में लोक कथाओं का पुट हो सकता है। इनका उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि उन अनुभवों और विश्वासों को सामने रखना है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरुआत करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाली है। जरूर। एक माँ द्वारा कथित तौर पर सिद्धि या अलौकिक शक्तियां पाने के लिए अपने ही बेटे पर काला जादू करने की कोशिश। ये कहानी अपने आप में कई परतों को समेटे हुए हैं। सिद्धि की अवधारणा भारतीय परंपराओं, खासकर तंत्र और योग साधनाओं में मिलती है, जहां इसे असाधारण शक्तियों की प्राप्ति माना जाता है। हाँ, सुना है। लेकिन अक्सर इन कथाओं में एक चेतावनी भी छिपी होती है कि गलत इरादों से या गलत तरीकों से शक्ति पाने की कोशिश के भयानक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो तरीका ही अपने सबसे प्रिय की बलि देना बताया गया है, जो इस कृत्य की भयावहता को और बढ़ा देता है। कहानी के मुताबिक उस महिला के 3 बेटे थे और उसने सिद्धि पाने के लिए अपने सबसे छोटे यानी सबसे प्यारे बेटे को चुना। नतीजा ये हुआ कि वो बेटा बुरी तरह बीमार पड़ गया। लगातार तेज बुखार, खांसी में खून आना, अरे बाप रे, और उसका वजन बहुत तेजी से गिरा। बताया गया है कि करीब 65 किलो से घटकर 40-42 किलो रह गया। उसकी हालत देखकर ही गांव वालों को शक हुआ। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, विद्या पंचायत का। हाँ, विद्या पंचायत, ये क्या चीज है? ये गांव की अपनी एक पारंपरिक न्याय प्रणाली है जो आधुनिक कानून व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। ये दिखाती है कि कैसे समुदाय अपने स्तर पर सच और झूठ का फैसला करने के लिए अपनी मान्यताओं और रस्मों का सहारा लेते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी अनोखी बताई गई है। हाँ, बताया गया कि गांव के कुछ विशेष लोग, जिनमें विद्या या दैवीय शक्ति का वास माना जाता है, वो मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा। फिर पानी के एक बर्तन पर एक मटका रखा जाता है। गांव के हर सदस्य, यहाँ तक कि गोद के बच्चे को भी उसमें एक कंकड़ डालना होता है। हर एक को? हाँ, हर एक को। और मान्यता ये है कि जैसे ही दोषी व्यक्ति कंकड़ डालता है, वो मटका पानी में डूब जाता है। ओह। आप कल्पना कर सकते हो उस माँ की मानसिक स्थिति का जब उसकी बारी आई होगी। वो झिझक रही थी आने में। हाँ बिल्कुल, उसका झिझकना, जैसा कि कहानी में बताया गया, उसके अपराध बोध या पकड़े जाने के डर को दिखाता है। और जब उसने कंकड़ डाला और मटका डूब गया, हाँ, तो गांव वालों के लिए ये महज एक संयोग नहीं, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप से मिला न्याय था। ये लोक न्याय प्रणालियां सिर्फ सच सामने लाने का तरीका नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक दबाव और नियंत्रण का भी शक्तिशाली जरिया बन जाती है। सही बात है। जब पूरा गांव एक साथ इस प्रक्रिया में भाग लेता है, तो व्यक्ति पर सच कबूलने का भारी दबाव बनता है। और उसने कबूल भी कर लिया। बताया कि वो सिद्धियां पाने के लिए बेटे की बलि दे रही थी, और उसकी योजना तो हर नई सिद्धि के लिए अपने अलग अलग बेटों की बलि देने की थी। मतलब एक के बाद एक। हाँ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सजा के तौर पर क्या हुआ फिर? कहानी के अनुसार यहाँ कर्म फल का सिद्धांत लागू हुआ। मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा। जो बुरा उसने अपने बेटे के लिए सोचा था, वो उसी पर पलट गया। उसे वही शारीरिक तकलीफें होने लगी, बुखार, खूनी खांसी। उसकी कथित सिद्धियां भी नष्ट हो गईं, और आखिरकार वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, पागल हो गई। बाप रे। ये जैसा बोओगे वैसा काटोगे का एक बहुत ही ग्राफिक उदाहरण है, जो ऐसी कई लोक कथाओं का केंद्रीय तत्व होता है। बेटे का बचना यकीनन राहत की बात है, लेकिन सोचकर देखिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी।
ये जानना कि उसकी अपनी माँ ही उसकी जान लेना चाहती थी, ये भरोसे का कैसा हनन है। ये मनोवैज्ञानिक घाव शायद शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा गहरे होते हैं। परिवार जिसे सुरक्षा का पहला घेरा माना जाता है, वही जब खतरे का स्रोत बन जाए तो व्यक्ति का दुनिया पर से विश्वास हिल जाता है। सही कहा। ये घटना सिर्फ उस माँ और बेटे की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक चेतावनी और सबक की तरह भी देखी जा सकती है। ये तो वाकई एक चरम उदाहरण था कि कैसे ये मान्यताएं भयानक रूप ले सकती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये अनुभव ज्यादा निजी, ज्यादा सूक्ष्म होते हैं ना, जैसा कि प्रज्वल की दादी के साथ हुआ। हाँ, उनके बचपन का एक किस्सा है। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव अक्सर ज्यादा रहस्यमयी लगते हैं क्योंकि उनका कोई स्पष्ट कारण या सामाजिक संदर्भ तुरंत समझ नहीं आता। बताइए क्या हुआ था? वो सिर्फ 7 साल की थीं। उस जमाने में घरों में शौचालय नहीं होते थे, तो रात में वो अपने पिता के साथ रेलवे क्वार्टर के पास शौच के लिए गईं। रेलवे क्वार्टर? वहाँ अचानक उन्हें एक छोटी चमकती हुई बंदर जैसी आकृति दिखी जिसकी पूंछ भी थी। वो उनके सामने कूदने लगी, उन्हें छेड़ने लगी जैसे नाक या गाल पर पंजा मार रही हो। अच्छा, बंदर जैसी? हाँ, अजीब बात ये थी कि उनके पिता को वो आकृति नहीं दिख रही थी। ओह, ये दिलचस्प है। बच्चों को ऐसी चीजें ज्यादा देखने की बात अक्सर कही जाती है। इसके पीछे उनकी कल्पनाशीलता या शायद वयस्कों के मुकाबले दुनिया को अलग तरह से देखने की क्षमता हो सकती है। हो सकता है। और पिता का न देख पाना भी कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। लेकिन पिता ने प्रतिक्रिया कैसे दी? उन्हें कुछ एहसास तो हुआ होगा। उन्हें आकृति दिखी तो नहीं, पर वो समझ गए कि कुछ गलत है, कुछ मतलब अलौकिक है। तो उन्होंने जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। गालियां? अच्छा। हाँ, और बताया जाता है कि गालियां सुनकर वो आकृति चली गई। लेकिन अगले ही दिन दादी बीमार पड़ गईं, तेज बुखार जो कई दिनों तक रहा। बाद में किसी बाबा से झाड़ फूक करवाने पर ही वो ठीक हुईं। यहाँ कई लोक मान्यताओं के तत्व दिखते हैं। रेलवे ट्रैक या सुनसान जगहें अक्सर ऐसी कहानियों का केंद्र होती हैं, शायद वीरान होने या दुर्घटनाओं से जुड़े होने के कारण। हाँ, ये तो है। और पिता का गालियों का इस्तेमाल करना, ये भी कई संस्कृतियों में माना जाता है कि अपशब्द या जोर की आवाज बुरी शक्तियों को भगा सकती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच बनाने जैसा है। हाँ, और फिर बीमारी का आना और झाड़ फूंक से ठीक होना, ये उस अनुभव को अलौकिक घटना के तौर पर स्थापित कर देता है उनके मन में। और ये अकेला अनुभव नहीं था। एक और घटना उनके साथ गर्भावस्था के दौरान हुई, उसी रेलवे क्वार्टर में। अच्छा, गर्भावस्था में? हाँ, रात में वो कॉमन वॉशरूम गईं, तो अचानक उन्हें घुंघरू बजने की आवाज सुनाई देने लगी। घुंघरू की आवाज? ये भी अक्सर लोक कथाओं में आत्माओं या यक्षों से जोड़ी जाती है, रात के समय अकेले में। हाँ, पहले तो उन्हें लगा कि पास में कोई तमाशा चल रहा होगा, शायद वहाँ के लोग होंगे। लेकिन फिर वो उस आवाज में जैसे खो गईं, सम्मोहित सी हो गईं। उन्हें समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। मतलब जैसे ट्रांस में चली गईं। हाँ, कुछ वैसा ही। जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आई, तो उनकी माँ यानी प्रज्वल की परदादी घबराकर उन्हें बुलाने गईं। दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं। काफी जोर जोर से पीटने के बाद दादी अचानक जैसे होश में आईं, और होश में आते ही उन्हें फिर से वही घुंघरू की तेज आवाज सुनाई दी। और उन्हें एहसास हुआ कि बीच का करीब 10-15 मिनट का वक्त उनकी याददाश्त से पूरी तरह गायब है। खोया हुआ समय या मिसिंग टाइम। जी, ये अनुभव भी ऐसी रहस्यमयी घटनाओं से अक्सर जुड़ता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लयबद्ध ध्वनि जैसे घुंघरू एक तरह का ट्रांस या सम्मोहन जैसा प्रभाव पैदा कर सकती है, जिसे ऑडिटरी ड्राइविंग कहते हैं। और गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव और बढ़ी हुई संवेदनशीलता भी ऐसे अनुभवों को तीव्र कर सकती है। ये भी हो सकता है। लेकिन लोक मान्यताओं के चश्मे से देखें तो इसे बाहरी शक्ति का प्रभाव माना जाएगा, खासकर गर्भावस्था में, जब माना जाता है कि महिला और अजन्मा बच्चा दोनों ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सही। उस रात का अकेलापन, वो तमाशे का माहौल, ये सब मिलकर उस अनुभव को और ज्यादा वास्तविक और डरावना बना देते हैं उनके लिए। ये निजी अनुभव ही इतने अजीब हैं। अब सोचिए उस गांव का माहौल कैसा होगा जहां प्रज्वल की दादी की नर्स के तौर पर पोस्टिंग हुई थी। हाँ, उस गांव का जिक्र भी था। उस गांव के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में एक रहस्य है। लगभग हर कोई वहाँ किसी न किसी तरह की गुप्त विद्या या जादू टोना जानता है, अच्छा भी और बुरा भी। हर कोई? हाँ, लगभग हर कोई। प्रज्वल ने पॉडकास्ट में गांव का नाम तक नहीं बताया, क्योंकि डर था कि वहाँ के लोग सिर्फ चेहरा देखकर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे समुदाय जो बाहरी दुनिया से थोड़े कटे हुए होते हैं,
अक्सर अपनी पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को ज्यादा मजबूती से सहेज कर रखते हैं। बाहरी लोगों के प्रति संदेह और अपनी विद्याओं को गुप्त रखना उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। चेहरा देखकर असर डालना जैसी बातें या तो किसी अत्यंत विकसित मानसिक क्षमता का प्रतीक मानी जा सकती हैं, या फिर ये समुदाय के भीतर शक्ति संतुलन और भय बनाए रखने का एक तरीका भी हो सकता है। एक तरह की अदृश्य दीवार खड़ी करता है बाहरी लोगों और समुदाय के बीच। दादी का वहाँ का एक अनुभव तो सिर्फ एक कप चाय से जुड़ा है, लेकिन वो भी कम अजीब नहीं। चाय से क्या हुआ? हुआ यूं कि सर्वे के दौरान वो गांव में एक जान पहचान वाली महिला के घर गई और मजाक मजाक में ही चाय के लिए पूछ लिया। महिला ने चाय बनाकर पिला भी दी। ठीक है, यहाँ तक तो सामान्य है। हाँ, लेकिन चाय पीते ही दादी को भयानक खांसी शुरू हो गई। ओह! ऐसी खांसी की दवा लेने पर भी ठीक नहीं हो रही थी। करीब 1 महीना चली और उनके साथ जो सहायिका थी उसे दस्त लग गए। दोनों को एक साथ? हाँ, बाद में जब उन्होंने गांव के बाहर किसी जानकार बाबा को दिखाया तो उन्होंने सिर्फ हाथ देखकर ही पूछ लिया, क्यों, चाय मीठी थी क्या? क्या बात है। बस दादी समझ गईं कि उस चाय में जरूर कुछ किया गया था। ये भोजन या पेय के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा या जादू भेजने का क्लासिक उदाहरण है, जिसे निर्विज्ञान में सिंपैथेटिक मैजिक से जोड़कर देखा जा सकता है। यहाँ वस्तु चाय प्रतीक बन जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास और शारीरिक प्रतिक्रिया का संबंध। अगर किसी को गहरा शक हो कि उसे कुछ खिला पिला दिया गया है, तो डर और तनाव के से भी शारीरिक लक्षण मतलब साइकोसोमैटिक प्रभाव पैदा हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी है। और बाबा के सवाल ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। इस घटना के बाद दादी बहुत सावधान हो गईं। उस गांव में सिर्फ उन्हीं घरों में कुछ खाती पीती थी जिनके बारे में पक्का पता था कि वे सकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं। समझदारी की बात है उस माहौल में। ये दिखाता है कि वहाँ जरा सी मजाक या अनबन को भी कितनी गंभीरता से लिया जा सकता था। लेकिन और भी अजीब घटनाएं हुई, जैसे मुर्गी के चूजों वाली। मुर्गी के चूजे? अच्छा, ये क्या था? एक सुबह दादी ने अपने क्वार्टर के बाहर कुछ चूजे देखे तो उन्होंने प्यार से उन्हें दाना डाल दिया। ठीक है। उसी रात अजीब तरह से दरवाजे पर टक टक की आवाज आने लगी, लगातार। दादी को लगा शायद वही चूजे हैं, पर ये आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही थी। सिर्फ उन्हीं को? हाँ, उनके पड़ोसी जो इन चीजों को समझते थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें बाहर बुलाने की कोशिश है, दरवाजा मत खोलना। अच्छा, किसी तरह का प्रलोभन? हाँ, पड़ोसी के पति ने बाहर आकर अपनी छड़ी, जिसपे शायद घुंघरू बंधे थे, दरवाजे पर जोर से मारी और आवाज बंद हो गई। ये कहानी भी कई तत्वों को जोड़ती है। जानवर का असामान्य व्यवहार, सिर्फ एक व्यक्ति को सुनाई देने वाली आवाज, बाहर बुलाने का प्रलोभन, ये सब मिलकर एक खतरे का संकेत देते हैं। बिल्कुल। पड़ोसी की प्रतिक्रिया और छड़ी का इस्तेमाल शायद घुंघरू की आवाज से प्रति प्रभाव पैदा करने के लिए इस विश्वास को पुष्ट करता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक तरह की परीक्षा थी जिसे दादी ने अनदेखा करके पार कर लिया। और अगले दिन सुबह वही बूढ़े बाबा जो अक्सर क्वार्टर के सामने बैठे रहते थे, हाँ वो बाबा, उन्होंने दादी से ताना मारते हुए पूछा, क्यों भाई, रात में मेहमान आए थे क्या? दरवाजा क्यों नहीं खोला? मतलब गांव में बातें फैल भी जाती थी और वो बाबा सब जानता था। हाँ बिल्कुल, ये बाबा का चरित्र दिलचस्प है। वो जैसे गांव के अलिखित नियमों और रहस्यों का संरक्षक है। उसका ताना सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक तरह से पुष्टि है कि हाँ, रात में कुछ हुआ था और तुम बच गई। संकेतों में बात करना। इसी तरह की एक और घटना एक पक्षी से जुड़ी है। एक रात पास के पेड़ पर बैठा एक पक्षी अचानक गाय या भैंस की तरह आवाज निकालने लगा। पक्षी गाय या भैंस की तरह? ये तो बहुत ही अजीब है। जानवरों का अपनी स्वाभाविक आवाज से हटकर कुछ और बोलना, ये भी लोक कथाओं में अशुभ या अलौकिक माना जाता है। हाँ, बहुत डरावनी आवाज थी। उनकी सहायिका ने तुरंत कहा, उधर देखना भी मत, कोई प्रतिक्रिया मत देना। फिर से वही सलाह, अनदेखा करो। बताया गया कि आवाज बाकियों को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन इसका मकसद किसी को उकसाना था, ताकि वो प्रतिक्रिया दे और वशीकरण का शिकार बन जाए। अच्छा, प्रतिक्रिया देने से वश में आ जाते हैं, ये मान्यता है। हाँ, अगली सुबह फिर वही बाबा मिले। फिर से? हाँ, और पूछा, क्यों, घर पर भैंसे हैं क्या? कल रात आवाज आ रही थी। उन्होंने ये भी चेताया कि कभी ये मत पूछना कि ये सब कौन कर रहा है, वरना अगला निशाना तुम बन सकती हो। बाप रे, फिर से वही पैटर्न, असामान्य घटना, प्रतिक्रिया ना देने की सलाह, जो बचाव का तरीका है, और बाबा का जानना और चेतावनी देना। ये कहानियां लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि उस माहौल में हर चीज पर नजर रखी जा रही है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है
और चुप रहना या अनदेखा करना ही अक्सर सबसे सुरक्षित रास्ता है। सही। बाबा की चेतावनी पूछना मत, ये जिज्ञासा को दबाने और यथास्थिति बनाए रखने का भी काम करती है। मतलब ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। ये रोजमर्रा की अजीब घटनाएं तो थीं ही, गांव में कुछ खास समय और प्रथाएं भी थीं जो इन विश्वासों से जुड़ी थीं, जैसे नाग पंचमी और उसके बाद आने वाली अमावस्या का समय। हाँ, कई संस्कृतियों में विशेष तिथियों या खगोलीय घटनाओं को शक्तियों के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। अमावस्या को अक्सर नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का समय माना जाता है। इस गांव में मान्यता थी कि नाग पंचमी से अमावस्या तक का समय काले जादू के अभ्यास के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। अच्छा। और इस दौरान एक सख्त रिवाज था, घर की महिलाओं को, मतलब बेटी, बहू, सास, इन्हें मायके या किसी दूसरे के घर भेजा ही नहीं जाता था। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता था? डर दोहरा था। एक तो ये कि कहीं वो बाहर जाकर किसी बलि का निशाना ना बन जाए, और दूसरा डर ये कि कहीं वो खुद ही वहाँ जाकर कोई नकारात्मक विद्या ना सीख लें और वापस आकर उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब उन पे शक भी होता था। हाँ, और फिर वही बात दोहराई गई कि काला जादू करने वाले को शक्ति साबित करने के लिए अक्सर पहले किसी अपने प्रिय की ही बलि देनी पड़ती है। ये रिवाज सामाजिक नियंत्रण का एक स्पष्ट उदाहरण है। ये महिलाओं की आवाजाही को सीमित करता है, खासकर उस समय जब उन्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित माना जाता है या जब उन पर शक किया जा सकता है। ये प्रिय की बलि वाली बात बार बार आना दिखाता है कि ये उस समुदाय की सोच में कितनी गहराई तक बैठा हुआ विचार है, जो पारिवारिक रिश्तों में भी एक स्थायी तनाव और संदेह पैदा कर सकता है। बहुत अजीब है ये सब। एक और दिलचस्प मान्यता थी धन यानी छुपे हुए खजाने के बारे में। गड़े हुए खजाने की कहानियां तो दुनिया भर में मिलती हैं। अक्सर उनके साथ कोई शर्त या रक्षक जुड़ा होता है। यहाँ क्या था? यहाँ बताया गया कि धन खुद आवाज देकर पूछता है, आऊं क्या? आवाज देकर? हाँ, अगर कोई हाँ कह दे तो उसे शर्तें पूछनी पड़ती हैं, और शर्त होती है बलि की 2 पाया यानी इंसान, या 4 पाया यानी जानवर जैसे गाय, बैल, और इसमें कोई मोल भाव नहीं होता। कोई मोल भाव नहीं, मतलब जो मांगा देना पड़ेगा। हाँ, एक आदमी का किस्सा भी सुनाया गया जिसने धन पाने के लिए कथित तौर पर अपने बेटे की ही बलि दे दी। फिर से बेटे की बलि? हाँ, वो अमीर तो हुआ, पर कुछ समय बाद पूरा परिवार तबाह हो गया और धन भी गायब हो गया। ये कहानियां साफ तौर पर लालच के खतरों और अनैतिक तरीकों से पाई गई संपत्ति के विनाशकारी परिणामों पर नैतिक सबक देती हैं। धन का खुद आवाज देना उसे एक सचेत शक्ति बना देता है, और बलि की शर्त उस धन की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। सही। ये दिखाता है कि ऐसी शक्तियों से लेन देन कितना खतरनाक माना जाता है। अंत अच्छा नहीं होता। और अंत में प्रज्वल ने गांव के कुछ ऐसे उच्च स्तरीय अभ्यासियों का भी जिक्र किया जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। अच्छा, और किस तरह की क्षमताएं थी उनकी? कहा गया कि वे इतने माहिर थे कि सिर्फ किसी का चेहरा देखकर ही उस पर अच्छा या बुरा असर डाल सकते थे। सिर्फ देखकर? हाँ, और उनका स्वभाव ऐसा था कि वो पैसे लेकर काम नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें नाराज कर दे, चाहे अनजाने में ही, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर कर सकते थे। ये शक्ति का एक बहुत ही अनियंत्रित और अप्रत्याशित रूप है। ऐसे व्यक्तियों का समाज में डर और सम्मान दोनों होना स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। उनका पैसे न लेना उन्हें सामान्य लेन देन से ऊपर रखता है, लेकिन नाराज होने पर बदला लेने की क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। ये उस गांव के शक्ति संतुलन का एक और पहलू दिखाता है, जहां कुछ लोग नियमों से परे माने जाते हैं। तो ये थी नासिक क्षेत्र और खासकर उस रहस्यमयी गांव से जुड़ी कुछ कहानियां और मान्यताएं। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ अलौकिक किस्से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें उन समुदायों के अंदर गहरे बैठे विश्वासों, इंसानी स्वभाव के कुछ पहलुओं जैसे शक्ति की इच्छा, डर, लालच और जटिल सामाजिक रिश्तों की एक झलक देती हैं। बिल्कुल। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे विश्वास वास्तविकता का निर्माण करते हैं। उस गांव में चाय सिर्फ चाय नहीं थी, चूजे सिर्फ चूजे नहीं थे। हर चीज का एक छुपा हुआ मतलब हो सकता था, हर बातचीत एक संभावित खतरा। ये सोचना भी महत्वपूर्ण है कि आज के इस तकनीकी युग में भी, जहां जानकारी इतनी सुलभ है, ऐसी मान्यताएं न सिर्फ जीवित है बल्कि लोगों के रोजमर्रा के फैसलों और रिश्तों को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। ये हमें अपनी आधुनिक समझ पर भी सवाल उठाने को मजबूर करती हैं, और शायद यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार ये है, क्या इस तरह की अलौकिक शक्तियां, गुप्त विद्याएं
और प्रथाएं सिर्फ गुजरे जमाने की बातें हैं, महज लोककथाएं और अंधविश्वास? या फिर क्या ये संभव है कि वास्तविकता की कुछ परतें ऐसी भी हों जो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे हैं और वे आज भी उन जगहों पर, उन समुदायों में सक्रिय हों जहां आधुनिकता की सीधी पहुंच शायद उतनी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इन कहानियों को इतना स्थायी बनाता है। ये सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। इस गहरी और थोड़ी सिहरन पैदा करने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे।